स्वाध्याय की साक्षात्कार श्रृंखला के अंदर एक नए व्यक्तित्व जो है स्वाध्याय में अभी अपने से जुड़ के लगातार ऑनलाइन व्यवस्थाओं से जुड़ के जो अभी स्कूल व्याख्याता रैंक 30 के साथ में चयनित हुए हैं सुभाष जी नाई, जो कि हमारे बीच में आज उपस्थित हैं। केसर जी को मैं कहना चाहूँगा कि सुभाष जी और सुभाष जी के चाचा जी साथ में आए हुए हैं, तो उनको भी साथ में मंच पे लेके आए। तो आज सुभाष जी से अपने ये जानेंगे, ये चीज़ें पूछेंगे कि किस प्रकार से कोई विद्यार्थी ये ठान ले कि मुझे 30वीं रैंक हासिल करनी है, या मुझे कैसे व्याख्याता बनना है, कैसे मैंने ये सफलता अर्जित करनी है। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में सुभाष जी का यहाँ पे स्वागत है। और केसर जी से मैं कहना चाहूँगा कि सुभाष जी को मंच पे लेके आएँ। सुभाष जी आप आए मंच पे, विराजें, स्थान ग्रहण करें, आप बैठें। तो आज के इस इंटरव्यू में, साक्षात्कार में अपने ये जानेंगे कि एक कोई प्रतियोगी जो एक गांव से निकला हो, कस्बे से निकला हो, जिसने इन चुनौतियों को फेस किया हो कि एक 24 घंटे में 5 घंटे लाइट भी जा रही है, ठीक है, संसाधनों का अभाव भी हो सकता है, एक स्टडी मटेरियल जितना हमें चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा, एक अपने मेट्रो सिटी की तरह एक सुविधाएं देख रहे हैं जहाँ पे कोचिंग संस्थान भी हो, मार्गदर्शित करने वाले अध्यापक भी हो, उन संसाधनों के अभाव में जो है हम किस प्रकार से सफलता अर्जित करें, वो सारी की सारी बातें अपने सुभाष जी से आज जानेंगे। सबसे पहले मैं केसर जी से कहना चाहूँगा कि सुभाष जी को माला पहनाकर जो है वो इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन जो है वो करें। कि ये एक शिक्षक के लिए, एक संस्था के लिए और एक विद्यार्थी, दोनों के लिए बड़े गौरव के पल होते हैं जब एक विद्यार्थी जो है उसी संस्था में सम्मानित हो, एक शिक्षक अपने ही विद्यार्थियों को माला पहना के सम्मानित करे। इससे कोई फख्र की या गर्व की कोई बात हो नहीं सकती। सुभाष जी के बारे में संक्षिप्त में मैं ये चाहूँगा कि सुभाष जी के चाचा जी गजानंद जी भी आए हुए हैं, तो मैं आग्रह करूँगा आपसे विनम्र कि आप आएँ, 1 मिनट के लिए आप आएँ। आप लोगों की वजह से तो हम यहाँ पर हैं कि जब अभिभावक का, देखिए हम जो भी यहाँ बैठे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, जो विद्यार्थी यहाँ विराजमान हैं वो अभिभावक की वजह से यहाँ पहुँचते हैं। अगर हमें परिवार का सपोर्ट नहीं होगा ना तो हम इतनी सफलताएं भी अर्जित नहीं कर पाएंगे। और माता पिता की एक पूंजी, हम संतान हैं, उनकी पूंजी जो है अपने आप में जब हम सफल हो जाते हैं। जैसे कल का एक इंटरव्यू रहा जिसमें बानाजी सर ये बता रहे थे कि मुझे क्रिकेट का इतना तगड़ा जुनून या शौक था कि +2 के एग्ज़ाम के दिन मैं पेपर देने नहीं गया और मैं क्रिकेट खेलने गया। अगले दिन जब सेंटर पे पहुंचा तो मैंने कहा पेपर तो आज है, तो उनका नहीं, आज नहीं, ये तो आपका पेपर हो चुका है। और वो सपने जो है पूरे करने के लिए उन्होंने कहा कि मैंने मेरे 9 साल के बेटे को दिल्ली अकेडमी, क्रिकेट अकेडमी में भेज दिए। तो हम ये मानते हैं कि जो सपने हमारे माता पिता जो अपने खुद से चाहते थे, करना चाहते थे, पढ़ना लिखना चाहते थे, सरकारी सेवा में जाना चाहते थे, किसी कारण वो नहीं जा पाए, तो वो ये सोचते हैं कि हम अधिकारी बने, हम ऊंचे पद पे जाएं, उनका मान सम्मान बढ़ाएं। केसर जी से मैं कहना चाहूँगा कि गजानंद जी को माला पहनाकर और स्वाध्याय की तरफ से आतिथ्य सत्कार करें। गजानंद जी, तो एक छायाचित्र जो है मैं सुरेंद्र से कहना चाहूँगा कि गजानंद जी का और सुभाष जी का, केसर जी का हमारा संयुक्त जो है एक फ़ोटो क्लिक करें आप। बिराजे, मैं कुछ ही लाइनों में सुभाष जी का परिचय करवा दूं, उसके बाद में सुभाष जी अपनी यात्रा खुद बताएंगे कि किस प्रकार से उन्होंने संघर्ष करते 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 वो आज इस मुकाम पे हैं। स्कूल व्याख्याता 30वीं रैंक के साथ में वो चयनित है। अभी इनकी यात्रा लगातार जारी है, अभी यहीं पे इन्होंने विश्राम नहीं लिया, अभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिए है। 3rd पेपर में लगभग 37 के आसपास इनके मार्क्स जो है वो बन रहे हैं। और ये मैं आपको सुभाष जी अग्रिम शुभकामनाएं यहाँ से प्रेषित कर रहा हूँ कि अगला जब आपका इंटरव्यू करेंगे या आप विद्यार्थियों को मोटिवेट करने आएंगे तब आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर बन के आएंगे। ऐसी माँ सरस्वती से मैं जो है हाथ जोड़ के करबद्ध उनसे प्रार्थना करता हूँ। सुभाष जी के बारे में बताऊँ, सुभाष जी अपने नज़दीक में एक कस्बा है, हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है, पल्लू जो है ऐतिहासिक स्थल भी है अपने आप में और माँ ब्रह्माणी का धार्मिक स्थान भी है ये, तो यहाँ के रहने वाले हैं। 2017 में सुभाष जी ने बीएड उत्तीर्ण करने के बाद में वर्ष 2019 में इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट विषय इतिहास से कंप्लीट किया। पहला इनका पदस्थापन जो रहता है वो पटवारी पद पे रहता है और ये तिथि है 2 जनवरी 2018। उसके बाद में पटवारी के बाद में राजकीय सेवा में सेकंड इनकी जो एक सफलता थी वो थी
ग्राम विकास अधिकारी की। ग्राम विकास अधिकारी पद पे इन्होंने शायद किसी कारण से ज्वाइन नहीं किया, और उसके बाद में अगली सफलता इन्होंने जो प्राप्त की वो की लेवल द्वितीय विषय अंग्रेजी से अध्यापक पद पर। और अभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खिंदासर, वहाँ ये अंग्रेजी विषय से लेवल 2 से अध्यापक कार्यरत थे। और अभी इनका हाल में स्कूल व्याख्याता इतिहास से चयन 30वीं रैंक के साथ में हुआ है, और सेम उसी विद्यालय में बीकानेर में खिंदासर कोलायत में इनका पद स्थापन है। तो ये सारी की सारी बातें कि कैसे हमारे मन में ये कहते हैं सफलतम व्यक्ति को जब देखते हैं तो सर क्या आपने क्या पढ़ा कि एक साथ में 4 नौकरियां ले ली। हम संघर्ष कर रहे हैं कि अभी हमें डर लग रहा है कि हमें एक मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। ये डर इसलिए कि हमने अभी कदम बढ़ाया है, तो डर भी स्वाभाविक है, लगता भी है डर तो, क्योंकि हमने कदम बढ़ाया है। और ये कदम बिना कदम ताल टूटे अगर चलते जाएंगे तो हमें भी वो चीज़ें मिल जाएगी जो सुभाष जी के पास में जो सफलता इनने अर्जित की है। तो मैं सुभाष जी को मंच पे बुलाना चाहूँगा कि आप आएँ और विद्यार्थियों को मार्गदर्शित करें। आप इसके लिए आप ये बताएंगे किस प्रकार की आपकी ये यात्रा रही, ये जर्नी रही, और किन चुनौतियों का आपने सामना किया। बिल्कुल एक सहज होके आप ये माने कि आप 12th वाली क्लास जो है ना स्कूल वाली, उस क्लास में पढ़ा रहे हैं, और बड़े जिज्ञासु विद्यार्थी हैं, आपके अनुज हैं सारे जो यहाँ पे बैठे हैं। तो अपने देखेंगे भी किस प्रकार से थोड़े से समय में 4 नौकरियां निकाल लेना। कुछ तो एक विशेष टेक्निक रही होगी, कोई तो एक तकनीकी इनके पास में होगी, और अगर उसी टेक्निक को अपने पकड़ लेते हैं तो वो हो सकता है एक धैर्य, वो हो सकता है नियमितता, वो हो सकता है अपने आप पे विश्वास, वो हो सकता है जिस जगह इन्होंने कार्य किया वो व्यवस्थाएं। तो वो सारी चीज़ें क्या होगी सुभाष जी? सबसे पहले तो मैं माँ वीणावादी के चरणों में नमन करता हूँ, और आदरणीय गुरुदेव और आदरणीय मेरे चाचा श्री और मेरे विद्वान साथियों, पहले तो मैं मेरे बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम सुभाष है, और जैसा कि सर ने आपको बता दिया, तो देखिए ये बात है 2014 की। तो क्या वो 2014 के अंदर वो क्या कि मैं BA सेकेंड ईयर में था। तो BA सेकेंड ईयर के दौरान वो क्या है कॉलेज, वो क्या है कि हमारे कोचिंग संस्थान है, तो उन्होंने एक GK का पेपर लिया। तो क्या कि आपको पता है BA सेकेंड ईयर जो विद्यार्थी होते हैं जो कॉलेज में पढ़ते नहीं, तो क्या है GK का पेपर लिया। तो वो क्या है जितने भी जो कॉलेज वगैरह थे और जितने भी जो स्कूल वगैरह थे वो सभी देने गए। तो वहाँ पे पेपर देने गया, तो जब रिजल्ट आया तो मेरी दूसरी रैंक आई थी उसमें। तो मैंने सोचा जब बिना पढ़े वो क्या दूसरी रैंक आ सकती है, तो क्या तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो फिर पहला मोटिवेशन शानदार। तो बाद में फिर 2015 में BA फाइनल करने के बाद में, तो जो मेरे गांव के पास में एक गांव है पुरुप सर, और वहाँ के सर थे बलराम जी शाह। तो उन्होंने, और वो मेरे गांव के पास में गांव है सेक्चुलिया, और वहाँ पे उनकी पोस्टिंग थी, तब वो थे तृतीय श्रेणी अध्यापक, और इससे पहले भी वो 3-4 सर्विस में लगे हुए थे, और साथ में हिस्ट्री से उन्होंने नेट JRF कर रखा था। तो मेरे एक साथी ने फ़ोन किया कि वो सर आए हैं और वो बढ़िया पढ़ाते हैं, तो चलते हैं उनके पास में। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। तो मैं पहले दिन गया बलराम जी के पास में। तो पहले दिन कि सर पढ़ा रहे थे, सर ने बोला कि आज आपको केवल पढ़ना है और जो नोट्स वगैरह वो कुछ नहीं बनाना। तो जैसे दूसरे दिन गए तो सर ने बोला कि जो कल पढ़ाया था कि वो बताओ, और टॉपिक था राजस्थान की भौतिक प्रदेश। तो जैसे मुझे खड़ा किया तो मैंने राजस्थान की भौतिक प्रदेश सर ने जो बताए थे वो पूरे बता दिए। तो फिर और बाद में PTT का एग्ज़ाम दिया, तो मेरे लगभग 400 नंबर बने थे, और B.Ed के अंदर कॉलेज मिल गया था। 400 कितने 600 में रहते? 600 में से। काबिल तारीफ। तो फिर क्या वो धीरे धीरे विश्वास होने लग गया कि सिलेक्शन हो सकता है। तो बलराम जी सर ने वहाँ पे वो राजस्थान GK की तैयारी करवाते थे, और साथ में जो पटवारी वगैरह की वो क्या तभी भर्ती आने वाली थी 2015 में। तो वहाँ पे नियमित रूप से लगभग 4-5 महीने गए थे, और 4-5 महीने बाद में सर का तो फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हो गया था। तो वो तो वहाँ से यहाँ पे मालेर में उनकी पोस्टिंग हो गई थी, और वर्तमान में वो कॉलेज लेक्चरर है, और यहाँ पे सूरतगढ़ में उनकी पोस्टिंग है। तो फिर क्या हुआ 4-5 महीने उनके पास में गए, तो लगभग हम 40-50 आते थे। तो क्या सर ने जो राजस्थान GK करवाया था वो क्या है कि है ना, बाद में जूनियर अकाउंटेंट का
और कई एग्ज़ाम हुए थे। तो वो जो साथी थे वो तो हट गए कि सर जो पढ़ाते हैं ना कि कंपटीशन में कोई पर्सन ही नहीं आते। तो लेकिन क्या होता है, जो हम पढ़ के जाते हैं ना, तो चाहे पेपर कैसा भी आ जाए, तो क्या है कि जो हमें याद है तो उसकी सहायता से हम पेपर कर सकते हैं। तो क्या है कि मुझे पटवारी की तैयारी करनी थी। तो क्या है, पटवारी की तैयारी क्यों करनी थी, तो देखिए मेरे दादी का एक सपना था कि मेरा बेटा पटवारी लगे है ना। तो मेरे पापा और 3 भाई हैं और सबसे छोटे मेरे चाचा जी हैं, तो उनको वो प्यार से पटवारी बोलते थे। तो वो तो क्या कि किसी कारण से पढ़ नहीं पाए, कि आपको पता है पहले इतनी सुविधा नहीं थी, तो वो तो लग नहीं पाए। तो ये जो लक्ष्य था ये मुझे पूरा करना था। तो और साथ में ये 2014-15 की बात है, तो वो क्या कि घर की स्थितियाँ भी ऐसी थी, क्या कि पढ़ाई जारी भी नहीं रख पा रहे थे। तो मैंने सोचा कि ये जो पटवारी वाली 2015 में वैकेंसी है, ये हमारी लास्ट वैकेंसी है ना, और इसमें मैं सिलेक्शन लेना चाहिए कैसे भी लेना हो। तो इसके लिए जो हमारे यहाँ पे बीच में साथी हैं सुरेश जी, तो सुरेश जी ये वहाँ पे स्कूल में पढ़ाते थे, और मैं और मेरा दोस्त रणवीर हम दोनों नाइट में इनके पास में जाते थे और वहाँ पे रूम को नाइट में पढ़ाई करते थे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जब आपका कोई लक्ष्य हो तो तब आपको न तो घंटों का पता चलता है और न दिन का पता चलता है, न रात का पता चलता है। तो वहाँ पे तो देखिए, जब आपका टारगेट एक ही है कि है ना, कि जैसे मुझे पटवारी बनना था, तो मुझे कि मेरे लक्ष्य फिक्स था कि मुझे पटवारी बनना है तो बनना है। जैसे मान लीजिए आप सभी का टारगेट है कि मुझे स्कूल वगैरह बनना है तो बनना है ना, कि आपके दिमाग में ये विचार नहीं आना चाहिए कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कि जब आप तैयारी करें तो सिलेक्शन आपका ही होगा, दूसरा किसी का थोड़ी होगा। तो क्या हुआ, पटवारी की जब तैयारी की तो वहाँ पे तो देखिए जब 2 पेपर होते थे, तो प्री क्लियर हो गया और फिर मेंस क्लियर हो गया, और साथ में बीएड चल रही थी। तो बीएड के साथ में मैंने जो रीट वाला एग्ज़ाम दिया था वो भी क्लियर हो गया था, लेकिन बीएड कंप्लीट नहीं थी, तो वो क्या कि योग्य नहीं थी उसमें। और फिर ग्राम सेवक का दिया तो ग्राम सेवक में हो गया। और फिर 2 जनवरी 2018 को मैंने पटवारी के पद पर मैंने ज्वाइन किया था, और मेरी पोस्टिंग थी 30 एपीडी जो नौपगढ़ जिले में अभी, तो वहाँ पे मेरी पोस्टिंग हुई थी। और बाद में 2 जनवरी की बाद में और लगभग ये 15 फरवरी की बात है, तो ये रीट वाला पेपर हुआ था, तो रीट का एग्ज़ाम दिया था। तो रीट में लगभग 105 नंबर बने थे और बीएम 70% थे। तो वो क्या है कि वो अध्यापक में भी वो है ना, वो सिलेक्शन हो गया, और कट ऑफ गई थी लगभग 66% और मेरे लगभग 69% वन रहे थे। तो बाद में और जो पोस्टिंग है वो आई थी तिपाली सोजत में, और बाद में साथ में वो क्या सेकंड ग्रेड वाले है ना, तो बाद में जो स्ट्रगल का दौर है वो शुरू होता है एक बार फिर से। वो क्या हुआ कि जब कि आपकी थोड़ी सी तैयारी से जब आपके 3 सिलेक्शन हो जाते हैं, तब आपको लगता है कि आप कोई सा भी एग्ज़ाम दोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो फिर जो सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, ये अक्टूबर 2018 में हुआ था, तो एग्ज़ाम दिया, नहीं सिलेक्शन हुआ। और 2017 में बीएड करने के बाद में वो क्या है कि जब जॉब में था, तो बीए में सब्जेक्ट थे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंग्लिश लिटरेचर। तो क्या ज्योग्राफी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है तो रेगुलर कर नहीं सकते, और जो इंग्लिश लिटरेचर होती है वो आपको पता है कि थोड़ी है ना कि उसके लिए ज़्यादा कि पढ़ना पड़ता है, और उतना जब जॉब में होता है तो इतना टाइम नहीं मिलता। तो मैंने सोचा कि अब सब्जेक्ट लेते हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री में वो क्या है कि शुरुआत से मेरी रुचि थी, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो मेरे दादी जी हैं, तो उनको ये जो रामायण है, जो गीता वगैरह, ये मैं पढ़ के उनको सुनाता था। तो ये क्या है कि हिस्ट्री में अपने आप रुचि पैदा हो जाती है जब आप है ना कि जब आप ऐतिहासिक कहानियाँ पढ़ते हो, तो आपके मन में आता है कि हमारा इतिहास क्या है, हमें जानना चाहिए। तो 2019 के अंदर कि मेरी एमए कंप्लीट हो गई, और 2019 में जो जून की बात है, जून 2019 का मैंने नेट का पेपर दिया था, तो नेट भी क्लियर हो गई। तो फिर ये लगा कि अब आगे 2020 में फर्स्ट ग्रेड है, तो फर्स्ट ग्रेड में हो ही जाएगा कि जब इतनी तैयारी से हो रहा है। तो वो क्या है कि 2020 का पेपर दिया था, तो क्या फर्स्ट पेपर तो क्या है कि मेरा गजब गया था। मेरे फर्स्ट पेपर में 110 नंबर थे, लेकिन वो क्या मेरा सब्जेक्ट तैयार नहीं था, तो सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो देखिए फिर चलो सुभाष जी से मैं एक चीज़ बीच में ये जानना चाहूँगा। सुभाष जी, वैसे मेरी कुछ जिज्ञासात्मक चीज़ें, इनके पर्सन जो होते हैं ना, मुझे पहले पता चल जाते हैं। जैसे स्कूल लेक्चरर के, ये जब आपकी ये यात्रा रही कि आप पटवारी बने, पटवारी के बाद में ग्राम सेवक बने, 3rd ग्रेड टीचर बने, तो
अब इन सेवाओं में व्याख्याता वाले पद में कोई रुतबा है क्या? कुछ अलग महसूस कर रहे हो या सेम सा ही है कुछ, या पहले से कुछ ऐसा लगता है कि हाँ व्याख्याता का पद तो बड़ा रोबदार है, असरदार है, ऐसा कुछ? देखिए सर, जब हम किसी से मिलते हैं तो पहले ये पूछते हैं कि आप किस पद पर हो ना, तो वो कहते हैं कि जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में हूँ। तो फिर आप पूछते हो कि आप किस पद पे हो, तो फिर वो कहता है कि मैं अध्यापक हूँ या टीचर हूँ। तो फिर आप पूछते हो क्या फर्स्ट ग्रेड हो क्या, तो फिर वो कहता है नहीं फर्स्ट ग्रेड नहीं। तो फिर आप पूछते हो सेकंड ग्रेड हो, तो फिर वो कहता है नहीं सेकंड ग्रेड नहीं हो। तो फिर आप आगे पूछते ही नहीं हो, तो क्या आपको अपने आप ही पता चल जाता है ना। तो फिर क्या तभी मन में आता है ना कि जब जॉब लग गए और टीचर है तो फिर भी लोग पूछ रहे हो फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है। सेवा कोई भी बुरी नहीं है, पर ये समाज भी हमसे उम्मीद करता है कि अध्यापक आप क्या लेक्चरर हो। वो ये सोचते हैं कि आप लेक्चरर होने चाहिए। जब समाज हमसे ये उम्मीद कर रहा है कि आप लेक्चरर ही हो, फिर अपने कहते हैं नहीं मैं लेक्चरर तो नहीं हूँ, तो क्या आप सेकंड ग्रेड हैं? कि नहीं जी मैं सेकंड ग्रेड भी नहीं हूँ, तो आगे वो पूछेंगे भी नहीं। तो उनको पता चल गया ठीक है आप लेवल तृतीय के अध्यापक हैं। एक हमारे कन्फ्यूजन में सुभाष जी एक ये ऐसा रहता है कि बच्चे बहुत ऐसे कहते हैं कि हम नोट्स बनाएं या ना बनाएं, या आजकल की बुक्स जो है वो नोट्स की तरह ही हैं, या बनाने भी चाहिए। आपने कोई नोट्स बनाए किसी भी प्रकार से? देखिए सर, मैं मेरे बारे में बता देता हूँ। मैं स्कूल के अंदर जब मैं लेवल 2 के पद पे था तो मैं 4 सब्जेक्ट पढ़ाता था। वहाँ पे इंग्लिश कक्षा 8 से लेकर 12 तक मैं 2019 से लगातार पढ़ा रहा हूँ। और साथ में गणित पढ़ाता था मैं 9वीं 10वीं को, और साथ में मैं ज्योग्राफी पढ़ाता था 11वीं 12वीं को, और साथ में हिस्ट्री। तो मैं 4 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। क्या है कि जैसे आप स्कूल में जाओगे तो वो क्या बिरली स्कूल होंगे जहाँ पे आपको क्या कि स्टाफ पूरा सारा स्टाफ मिलेगा। और जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी, तो बॉयज़ की बात कर लें है ना, तो आपकी उन स्कूलों में पोस्टिंग होगी जहाँ पे आपको स्टाफ कम मिलेगा। तो आप जिस भी स्कूल में जाओ तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं हिस्ट्री का हूँ तो मैं केवल हिस्ट्री पढ़ाऊँगा, तो वो है ना। तो इसीलिए फर्स्ट पेपर रखा है, तो ये फर्स्ट पेपर में है ना, तो इसीलिए मैथ रखी है, और इसीलिए इंग्लिश रखी है, इसीलिए हिंदी है, इसीलिए साइंस है। ये सुभाष जी जो बात सुभाष जी ने बताई नहीं, ये किसी ने नहीं बताई। और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये आप जो प्रथम पेपर वाला फंडा इसीलिए है कि आप जब इतने ऊंचे पद पे होंगे, छोटे वाले बच्चे हैं ना आपको बड़ा गुरुजी बोलेंगे, बड़ी मैडम जी, बड़े गुरुजी, तो आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि बड़े गुरुजी और बड़ी मैडम जी को हर विषय आना चाहिए, हर विषय आना चाहिए। और ये परिस्थितियां हैं हमारी, क्योंकि राजकीय विद्यालय कुछ इंटीरियर के हैं, नवकर्मोन्नत है, वहाँ साल 2 साल ऐसी कंडीशन रहती है कि स्टाफ पूरा नहीं होता। तो आप इंचार्ज हैं, तो अब आपके गले में है सारे विषय, गले में नहीं, आपके मोरल ड्यूटी बनती है, नैतिकता है आपकी कि आप वो विषय करवाएं। आप ये पल्ला नहीं झाड़ सकते कि मैं तो हिस्ट्री का हूँ, हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। तो वहाँ कुछ आप गणित भी पढ़ाएं, कुछ आप इंग्लिश भी पढ़ाएं। इसीलिए मैं कहता हूँ क्लासें लिया करें आप जो है। तो नोट्स के बारे में कोई बनाने का या उसका रिवीजन ही करें, या कुछ बनाने भी चाहिए फिर वो? तो देखिए, नोट्स की बात करें तो क्या है कि सुबह मैं एक्स्ट्रा क्लास लेता था गणित की, तो सुबह 9 से 10 और फिर 10 बजे से लेकर 4 बजे तक स्कूल में। वो क्या, और सर आपको पता है पीओ स्कूल में आपको पता है काम होता है, खूब सारा काम होता है। तो वो क्या है कि 4 बजे तक तो क्या कि हम क्लास लेते थे। अगर काम करने लग जाओ तो आपके पास में स्कूल में इतना काम है, चाहे आप क्लास लो तो भी है ना, तो भी आपका पूरा दिन निकल जाएगा। तो 4 बजे तक स्कूल का काम करने के बाद में 4 से 5 जो स्कूल का, जैसे मान लीजिए पीओ स्कूल के अंडर में जितनी भी स्कूल आती है वहाँ की डाक कलेक्ट करके फिर आपको सूचना भेजनी होती है, वो काम करना होता था। फिर 5 बजे कमरे पे जाते, तो कमरे पे जाने के बाद में 4-5 जो साथी थे सभी वो क्या तो बातचीत वगैरह करते हैं। और फिर 6 बजे के बाद में आपको पता है कि जब अकेले रहते हो तो आपका रूटीन शुरू हो जाता है, वही है ना कि दूध लाना, खाना बनाना। तो इस चक्कर में 10 बजे जाते हैं। तो मुझे क्या 10 बजे बाद में टाइम मिलता, वो क्या मेरे जो साथी थे वो 10 बजे तक सभी सो जाते थे। तो क्या 10 बजे बाद में मेरा टाइम मिलता था, तो मैं 1 बजे तक 2 बजे तक मैं पढ़ता था, और सुबह फिर वही रूटीन। तो क्या है कि मुझे तो नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिला, तो मैंने तो वो जो किताबों में बात करें, जैसे सर ने आपको पहले बता रखी है, जो आर्य जो गाइड है वो आप पढ़ लो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। लेकिन शर्त ये है कि जो उसमें से जो क्वेश्चन आए वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। वो गलत नहीं हो, अगर वो आपके गलत हो रहे हैं तो इसका मतलब आप बाहर हो रहे हो दौड़ से। और वर्ड हिस्ट्री की बात करें तो वर्ड हिस्ट्री में सर ने जो गाइड लगा रखी है वो पढ़ लो, है ना। अब देखो, गाइड की बात करो या किताब की बात करो, जो भी आपके पास में किताब है वो किताब पढ़ लो। उस किताब में से जो क्वेश्चन आए वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर वो गलत हो रहे हैं तो आपको पता है कि आप बाहर हो रहे हो। और दूसरे कि आप, है ना, कि यहाँ पे तो आपको आने का मौका मिल रहा है कि डेली यहाँ पे आप की टेस्ट वगैरह देते हो, और मैं ये मानता हूँ कि मुझे मौका नहीं मिला यहाँ पे आने का। और यहाँ पे
अब देखो आपके फ़ायदे ये है कि सर आपको डेली एक एक टॉपिक देते हैं और 2 दिन में आपको तैयार करना होता है। तो टॉपिक जैसे मान लीजिए वर्ड हिस्ट्री की बात करें, तो जैसे मान लीजिए पुनर्जागरण टॉपिक है, तो आप इसको है ना इस तरीके से तैयार करो कि जैसे मुझे कल है ना कि मैं स्कूल लेक्चरर हूँ और मुझे कल स्कूल में पढ़ाना है, तो बच्चों को मैं किस तरीके से पढ़ाऊंगा ये पुनर्जागरण टॉपिक। तो जैसे मान लीजिए देखो पुनर्जागरण, तो पुनर्जागरण शुरू करोगे तो पहले आप बच्चों को ये बताओगे कि पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, पुनर प्लस जागरण, इसमें है ना। तो इसमें पुनर है वो उपसर्ग भी है, तो साथ में आपके उपसर्ग वगैरह और जो प्रत्यय वगैरह वो भी तैयार होते जाएंगे। और ये फ्रेंच भाषा का शब्द है और ये रेनेसा से बना है। तो इस तरीके से जब आप टॉपिक तैयार करोगे तो आपका इंटरेस्ट अपने आप ही बन जाएगा। और लेकिन वो दिक्कत क्या है, मेरे साथ भी होता है कि जब पढ़ने बैठते हैं तो दिमाग में ये आता है पढ़ना तो वहाँ याद तो है को नहीं, ये सभी को लगता है कि पढ़ना तो वहाँ याद होगा नहीं। तो देखिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा, और जब आपने अपना एक लक्ष्य बना लिया कि मुझे स्कूल लेक्चरर बनना है, तो आपको क्या जो काम करे वो रुचि से करो, है ना। चाहे आप रो के काम करो चाहे हंसते हुए काम करो, आपको पढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा। और आपको देखो है ना कि घर वालों ने इतनी सुविधा दे रखी है आपको यहाँ पे शॉर्टकट में, है ना, और सर के पास भेज रखा है ना। और चाहे आप किसी से भी पढ़ो, है ना। और वो क्या पहले तो आप है ना कि अपने आप पर विश्वास करो, है ना, क्या आई कैन डू इट, कि मैं कर सकता हूँ, है ना। और अपने आप को स्कूल वाक्यता मानते हुए आप तैयारी करो और प्रत्येक जो टॉपिक ऐसे तैयार करो, और साथ में आप कि अपना एक ग्रुप बना लो। और मेरे तो साथ में क्या था ये है ना सर, मैं आपको बताऊं, जो मेरा एक साथी है धर्मपाल स्वामी मोटेर जी, तो वो मेरे से एक क्लास जूनियर है, और 2018 वाली जो रीट थी दोनों का साथ में सिलेक्शन हुआ था। और रीट के बाद में वो सर मेरे साथी ने सिलेबस स्टडी की है, तो जो 2019 सेकंड ग्रेड में उसका डबल में सिलेक्शन हो गया, लेकिन फाइनल सिलेक्शन किसी कारण से नहीं हुआ। और 2020 वाली जो फर्स्ट ग्रेड थी, जो स्कूल वाकई था हिस्ट्री थी, तो उसके नंबर ठीक थे सर, 290 करीब थे, लेकिन वो MA कंप्लीट नहीं थी, तो उस वजह से उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। और जो पीछे वाली जो कॉलेज लेक्चरर की जो वैकेंसी थी सर, तो उसमें 20वीं रैंक के साथ में उसका सिलेक्शन हुआ है। और वर्तमान में भीममाल जालोर पोस्टिंग है, और कभी मौका मिला तो मैं उसे आपके साथ है ना यहाँ पे लेके आऊँगा। नियमितता जो है सुभाष जी की बात में मैं चीजें स्वामी मोटेर सुभाष जी की बात में ऐड करना चाहूँगा। इनकी कही बात को मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूं कि एक व्यक्ति जो पहले पटवारी बने, एक व्यक्ति जो ग्राम सेवक बने, एक व्यक्ति जो L2 सेलेक्ट हैं, उसके बाद में लेवल 2 में कोई अध्यापक जो है, और विषय कौन कौन से कि आप क्लासेज 9-10 को आप गणित भी पढ़ा रहे हैं, आप 11-12 को हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, आप 11-12 को ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, और उसके साथ में इंग्लिश विषय जो है वो 6 से 12 खुद का मूल सब्जेक्ट। वैसे तो L2 के अध्यापक का इतना ही दायित्व बनता है कि वो 6 से लेकर 8 या 10 तक पढ़ा दें मैक्सिमम जो है। तो सारा काम करवाने के बाद में मन में एक जो मूल चीज़ थी उसको दबने नहीं दिया। बाहर भी रह रहे हैं, घर से बाहर भी रह रहे हैं, रूटीन के वर्क, खाना बनाना करना, वो सब सारा काम खुद नहीं करना है। और उसके बाद में भी एक PO स्कूल में कितने कार्य होते हैं, जब आप सेलेक्ट होंगे तब आपको पता चलेंगे कि वो 6 घंटे देने के बाद में भी मन में ये कि मुझे लेक्चरर बनना है। अगर इस लो को नहीं बुझने दिया ना, कि हम दीप जलाते हैं, हवा बड़ी तेज चल रही है, आप हाथ से अब उसकी रोशनी जो है बुझे नहीं, उसको सेफ रखना जरूरी है। वो लो मन में जलती रही ना, मान लो किसी कारण से घर में ऐसी कंडीशन आ गई, मुझे जाना पड़ गया 15 दिन, कोई कंडीशन ऐसे आ गई, अस्वस्थ हो गया, पढ़ाई बंद हो गई, पर इस बात को नहीं मरने दिया कि मुझे बनना है। उस बेड पे पड़े पड़े भी ये सोच रहे हैं। इतिहास में तो इग्निस नियोला का नाम आता है, इंग्लिश नियोला का नाम आता है। और अपने इतिहास में एक बिल्कुल साक्षात उदाहरण आपके अरविंद जी भास्कर सर हैं। वो कहते हैं कि मैं अस्वस्थ हुआ, बेड रेस्ट मिला मुझे, और वहाँ बैठे बैठे उन्होंने एक किताब लिख दी। तो वहीं से रास्ता, जब आपके जिस गति में अपने चल रहे हैं, सामने डिवाइडर आ रहा है ना, अगर रुकावट आ रही है तो वहाँ से रास्ता हमने निकालना है, ना कि वहाँ पे विश्राम करना है। तो मैं चाहूँगा सुभाष जी ने जो बातें बताई हमें, वो बड़ी हमारे लिए कारगर सिद्ध होगी, फ़ायदेमंद सिद्ध होगी। तो एक मैं ये चाहूँगा भाई, टेस्ट सीरीज़ का भी कोई रोल है, ज्वाइन करनी चाहिए विद्यार्थियों को या नहीं करनी चाहिए? कितने टेस्ट का कितना महत्व है? देखिए सर, अगर टेस्ट सीरीज की बात करें ना, देखिए पहले मैं सुमेर सर के बारे में बता देता हूँ कि मुझे इनके बारे में कैसे पता चला। तो ये बात है दिसंबर 2018 की, कि जब मैं तैयारी की है ना, कि मैंने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की शुरुआत की थी, तो क्या मुझे किसी ने बताया था
कि भाटिया जी के पास है ना कि सुमेर सर है, जो वो वहाँ पे हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज उन्होंने शुरू कर रखी है और बहुत बढ़िया जो उनकी टेस्ट सीरीज चल रही है। तो मैंने सोचा कि अब जॉब में तो जा नहीं सकते और प्रोफेशन में वो क्या छुट्टी वगैरह की वो प्रॉब्लम होती है। तो ये अप्रैल 2021 की बात है सर शायद तक। हाँ, दोबारा से अपने स्टार्ट किया यहाँ पे। तो सर ने क्या कि टेलीग्राम पे टेस्ट सीरीज शुरू की थी। तो मैंने सर को फ़ोन किया कि सर मुझे जो आपकी टेस्ट सीरीज है उससे जोड़ना है। तो सर ने पूछा कि आप अभी क्या कर रहे हो। तो मैंने बता दिया कि मैं भी अध्यापक के पद पर हूँ। तो फिर सर ने वो पूछा कि आपकी तैयारी वगैरह। तो सर मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा हूँ। तो सर ने बोला कि आप अभी 3-4 महीने के सितंबर में आपका पेपर है, तो आप ये कंटिन्यू रखो और बाद में क्या है कि मुझसे बात करना। तो वो क्या है पेपर फिर आगे 4-5 महीने के लिए डिले हो गया। तो फिर सर से मैंने बात की, तो फिर क्या मैं टेस्ट सीरीज से जुड़ा। इससे मुझे ये क्या फ़ायदा मिला कि जो टॉपिक है ना फिक्स हो गए, कि जब हम किताब लेके बैठते हैं तो क्या कि जो शुरुआत के जो 15-20 पेज होते हैं, ये तो हमने है ना कि जब शुरुआत करते हैं तो कितनी बार पढ़ दिए कि जब मन में आता है कि मुझे पढ़ना है तो शुरुआत के 15 पेज हम पढ़ देते हैं, बाद में 3-4 दिन मान लीजिए किसी कारण से पढ़ नहीं पाए, आगे नहीं चल पाते। हाँ, फिर आगे नहीं चल पाते, फिर दोबारा शुरुआत करते हैं वहीं से। तो शुरुआत के पेज तो हमें याद होते हैं। तो फिर देखिए मैं जब सर से जुड़ा तो क्या सर ने जो डेली के जो टॉपिक थे वो फिक्स हो गए, है ना। तो मैंने कोशिश किया कि मान लीजिए अगर पूरा पढ़ पाए तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ पाए तो भी ठीक है। तो क्या है कि आपको टेस्ट देना है और यहाँ पे जब आप आ रहे हो तो आपको टेस्ट देना चाहिए थे, आपकी तैयारी हो या नहीं हो। जब आप टेस्ट दोगे तो आपको ये अपने आप पता चल जाएगा कि मुझे क्या चीज़ आती है, क्या चीज़ नहीं है ना, क्या चीज़ नहीं आती। जो आपकी कमी है वो दूर हो जाएगी। और जैसा कि मैंने पहले बता दिया था कि आपको ये मानना है कि जब आप स्कूल लेक्चर की तैयारी करो तो आपको ये मानना है कि मैं स्कूल लेक्चर हूँ। आपको कभी ये नहीं सोचना कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, कि जब आप तैयारी करो तो सिलेक्शन आपका ही होगा, किसी दूसरे का थोड़ी होगा। तो पहले तो आप जो अपनी मानसिकता है ना वो आपको पॉजिटिव रखनी चाहिए ना। तो देखो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है ना, कि सोचने में उतना ही टाइम लगता है। कि आप ये मान लो कि मैं स्कूल लेक्चरर हूँ, तो आप स्कूल लेक्चर मानते हुए पढ़ोगे तो आपको जल्दी याद होंगे। और कहीं आप है ना कि आप ये सोच रहे हो कि आप सिलेक्शन तो है कोई बेस पढ़ डांग है ना। तो ऐसे पढ़ते भले जाना, टेस्ट भले देना है ना, चाहे कितनी दे देना, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको पहले सोचना है ना कि मैं स्कूल लेक्चरर हूँ और है ना और मेरे सिलेक्शन होगा जब मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो आपका 100 में से 100% आपका सिलेक्शन होगा। पहले तो आप अपनी मानसिकता को चेंज कीजिए और देखिए जब आप तैयारी करें तो मानसिकता तो आपका वैसे चेंज है। और तो सुभाष जी जैसा कह रहे हैं कि जिस पद के लिए अपने कार्य कर रहे हैं वो स्वीकार कर लें खुद को, और ये स्वीकार कर लेंगे तो उस लक्ष्य में सफल भी हो जाएंगे। व्याख्याता बने, चाहे आप आरएस बने, चाहे आप अन्य प्रशासनिक सेवा में जाएं, उस पद के अनुकूल जो है खुद को ढाल लें। मैं अक्सर कहता हूं कि मैंने सुमेर सिंह शेखावत लेक्चरर इन हिस्ट्री लिखना है ना 2008 से स्टार्ट किया था। 2008 से लिखना स्टार्ट किया था और ये यात्रा 2017 तक चलती रही, यानी 9 से 10 साल का सफ़र लगा, तब जाके वो पद जो है वो मिला। तो मन में चीज़ें उस लोग को बुझने नहीं देने, और अगर वो कंटिन्यू रही तो बिल्कुल अपने उन चीज़ों में सफल भी होंगे। तो सुभाष जी ने जो चीज़ें बताई हमारे लिए बड़ी सार्थक सिद्ध होगी, कारगर सिद्ध होगी। और अगली बार मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि सुभाष जी जब हमारे बीच में आएँ तो एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर बन के आए। पुनः एक बार सुभाष जी को स्वाध्याय की तरफ से, स्वाध्याय के मंच की तरफ से बारंबार धन्यवाद कि आपने समय निकाला, आप यहाँ पधारे। तो सेकंड वीडियो में अपने जो शूट करेंगे वो ये है कि जिन बच्चों का अभी नेट में सिलेक्शन हो रखा है उन विद्यार्थियों को यहाँ सम्मानित करना और उनको पारितोषिक के रूप में एक विद्यार्थी को क्या मिलना चाहिए। एक विद्यार्थी को मिलना चाहिए उसके जो शस्त्र हैं, और वो शस्त्र क्या हो सकता है, अच्छी किताबें। तो मेरी तरफ से आपको जो उपहार मिलेगा वो किताबें ही मिल सकती है, इससे बड़ा उपहार मैं आपको कोई दे नहीं सकता। हाँ, एक सेकंड वीडियो में अपने इसको कर दिया।